जय हिंद। आप सभी को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलीटेक्निक लास्ट सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट के बारे में हम जानेंगे और इस वीडियो में आप सभी जानते हो मैं आपको कोई टॉपिक स्पेशली समझाता नहीं हूँ, बस केवल उस टॉपिक का बनाते समय आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो आज का जो वीडियो है उस वीडियो में जानेंगे कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर कैसे रहा है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और उस सब्जेक्ट का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हम आपको नोट्स में प्रोवाइड कराएंगे। मेरा जो उद्देश्य होता है वो केवल यही होता है कि उस सब्जेक्ट को यदि आप कम समय में पढ़ के तैयार करना चाहते हैं और अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा उस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक हैं, उस सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर से कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपके डिप्लोमा में सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो सारा टॉपिक आपको बताऊंगा और उस टॉपिक से रिलेटेड कितना आपको लिखना है, क्या लिखना है, वो सारा चीज़ आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो बेसिकली मेरा 3 ही उद्देश्य होता है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जान लीजिए और उस सब्जेक्ट का जो भी एक शॉर्ट नोट्स आप कह सकते हो जिससे आपको पूरा डिटेल में अच्छे जानकारी भी मिल जाए और जो बेफालतू वाली चीज़ है उसको आपको ना पढ़ना पड़े, वो चीज़ आपको यहाँ पे मेरे वीडियो पे मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं और पूरा एंजॉय कर सकते हो। मैं केवल इतना ही कहूँगा, उसमें चीज़ों को मैं बताया नहीं हूँ, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें आप टॉपिक जान सकते हो और कितना नोट्स लिखना है वो आप जान सकते हो, क्योंकि आप अगर सर्च करोगे ना तो कोई नोट्स आपको जल्दी मिलता नहीं। ये चीज़ आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं भी नोट्स बना लूँगा तो उसका एक वीडियो बनाऊँगा जिससे आने वाले लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। वीडियो को शेयर कर देना मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरा चैनल वैसे भी नहीं चल रहा है, अपने दोस्तों के लिए, जिससे मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाए, लोगों का हेल्प हो जाए। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने नोट्स पे चलते हैं। चीज़ों को मैं समझाऊंगा नहीं, केवल आप नोट्स आपको मिल जाएगा, बस ये जान लीजिए। तो आज हम देखेंगे जिस सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो आप सबसे पहले इसमें देख लीजिए कितने चैप्टर हैं। टोटल है 7 चैप्टर। 7 चैप्टर के नाम कौन कौन से हैं वो भी आप जान लीजिए। इसके बाद आ जाता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। ये था 2023 का पेपर, 2024 का आप देख सकते हो, या हो सकेगा मैं लास्ट में दे दूंगा या तो वीडियो की शुरुआत में ही लगा दूंगा। अब इधर देख लीजिए, यहाँ पे है प्रीवियस ईयर का, ये 2022 का है। अब तक जो देखे 2023 था, ये है 2022 का। इसमें भी देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अब इसमें दोनों में से क्वेश्चन जो कॉमन होंगे तो आप समझ सकते हो को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए होगा। तो आगे चलिए उसे और देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, जैसे सेफ्टी वगैरह के बारे में, कानून, दुर्घटना, इन सब चीज़ों के बारे में है। अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं अपने सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, जैसे प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री का टाइप कैसा होता है, और इसके बाद फैक्ट्री क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं। ये तो था इस सब्जेक्ट की बेसिक डिफिनीसन, और यहाँ पे जो नोट में लिखा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब चलिए हम आगे चलते हैं और अपने सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इंडस्ट्री के बारे में जाना है, इसके बाद उत्पादन के बारे में यानी प्रोडक्शन के बारे में, और इसके बाद आपको जानना है कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है यानी कि उत्पादकता क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। उसका डिफिनीसन जान लीजिए, 2-3 पॉइंट है उसे भी जान लीजिए, एग्जाम्पल जान लीजिए, एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है और ख़ुद भी अच्छे समझ सकते हैं। फैक्टर कौन है जो उसको अफेक्ट करते हैं वो प्रोडक्टिविटी को, उसे आपको लिखना है पॉइंट वाइज। इसके बाद सभी का उल्लेख करना है, सभी का व्याख्या करना है, सबका एक्सप्लेन करना है थोड़ा विस्तार से। पॉइंट वाइज लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए। इसके बाद दूसरा क्या है, जिससे पहले क्या था प्रबंधकी, दूसरा क्या है तकनीकी, इसके बाद तीसरा देखिए क्या है प्रबंधकीय, पहला कोई और था। इसके बाद फिर चौथा आप देख सकते हैं सामाजिक, पांचवा क्या है पॉलिटिकल,
छठवां क्या है, नेचुरल, और सातवां क्या है, इकोनॉमिकल, जो कि मैं नहीं लिखा हूँ। इसके बाद क्या है, उत्पादकता को कैसे मेज़र कर सकते हैं आप, तो कह रहा है पहला कि कंपनी के लाभ के आधार पे आप इसके आधार पे है ना मेज़र कर सकते हैं भाई उसमें कितना लाभ हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट के आधार पे कि भाई उसमें जो भी काम है वो टाइम पे हो रहा है कि नहीं। इसके बाद आउटपुट तथा इनपुट की आप तुलना कर दीजिए, इससे भी हो सकता है प्रोडक्टिविटी का मेजरमेंट। और जो ग्राहक हैं उनका सेटिस्फैक्शन कैसा है उस प्रोडक्ट के प्रति, इसके आधार पे भी आप कर सकते हो प्रोडक्टिविटी का मेजरमेंट। इसके बाद क्या है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्या होता है उसे तो देख लीजिए। मैं इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट भी कर दिया हूँ, इसे आप याद कर सकते हैं। पूछा जाता है इम्पॉर्टेंट है तो आप इसे याद ज़रूर कर सकते हैं। आप देख लीजिए टोटल 5-6 पॉइंट हैं और बहुत सरल पॉइंट हैं, तो उसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें स्थल मुख्य घटक होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दक्षता मुख्य घटक होता है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें मुख्य घटक दक्षता होता है और इसमें मुख्य घटक स्थल होता है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो आगे पीछे करके, लेकिन मतलब एक ही बैठना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं जो अगला पॉइंट था उसे भी। अब यहाँ देख लीजिए कम उत्पादकता के कारण क्या होता है, रीज़न ऑफ लो प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो देख लीजिए जो अफेक्ट करता है वही कारण होता है लो प्रोडक्टिविटी का। ये देखिए इसीलिए मैंने बताया कि जो मानवीय कारण जो 7 हैं जो अफेक्ट करता है उसी के अफेक्ट करने के कारण प्रोडक्टिविटी कम होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिसे मैं 5-6 दिखाया हूँ। अब जब आप इसे देखेंगे पॉइंट वाइज तो वही चीज़ लिखा है, बस इसमें मतलब हेडिंग के तौर पर नहीं लिखा गया, बस केवल पॉइंट वाइज लिखा गया है। तो चीज़ वही है, जो अफेक्ट करता है उसी कारण लो प्रोडक्टिविटी भी होगी। अब जस्ट हम लोग आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्या है, वर्क टाइम स्टडी के बारे में शायद क्या है, नहीं मेथड ऑफ, हाँ वही है, इम्प्रूव मेथड ऑफ, हाँ क्या है, उत्पादकता में वृद्धि करने की विधि कौन कौन सी, उत्पादकता मेथड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो देख लीजिए कितना है वो आप सभी देख सकते हैं कि यानी कि वर्क कल्चर अच्छा रहना चाहिए, व्यवस्था अच्छा हो, रिसर्च पे भी पैसा खर्च किया जाए, ऑटोमेटिक मशीनों का प्रयोग किया जाए। तो जो आप सोच के इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। इन सब चीज़ों को मतलब लिखने के लिए आप एक बार अपने दिमाग से सोचेंगे तो लिख लेंगे। अब देखिए हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो चैप्टर दूसरा आप देख लीजिए वर्क स्टडी के बारे में। तो वर्क स्टडी का आपको सबसे पहले डिफिनीसन लिखना है, फिर इसकी 2 प्रमुख तकनीकों के आधार पर कितना वर्क स्टडी क्या होता है तो उसको आप लिखना है, जैसे मेथड स्टडी। इसके बाद क्या है, वर्क मेजरमेंट। ये दोनों चीज़ अलग होता है, इन दोनों का डिफिनीसन देख लीजिए। इसके बाद देख लीजिए इनका वर्क मतलब स्पेस ऑफ वर्क कल्चर क्या होता है। वर्क स्टडी तो क्या है, यानी कि कार्य अध्ययन का कार्य क्षेत्र, स्पेस ऑफ वर्क स्टडी कितना उसका कार्य क्षेत्र क्या क्या है उसे भी आपको जानना है, उसको भी आपको लिखना है। तो पहला देख लीजिए कार्य विधि अध्ययन, दूसरा है कार्य मापन, तीसरा क्या है गति मापन, चौथा क्या है समय मापन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब देख लीजिए चौथा क्या है, कार्य अध्ययन का उपयोग कौन कौन से आपको बताना है। जैसे दक्षता में उपयोग होता है कार्य अध्ययन का, उत्पादकता में वृद्धि में। इससे भाई जो कार्य अध्ययन होता है उसके कॉन्सेप्ट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो उसका उपयोग बहुत जगह किया जाता है। जैसे उत्पादकता वृद्धि में और कई चीज़ें हैं जहाँ पर किया जाता है। तो ये सब चीज़ें देखिए आपको पढ़ने और ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, केवल एक बार अगर आप अच्छे से मन से पढ़ें और ध्यान से सोचें तो आपको खुद अपना आंसर सारा मिल जाएगा। अब देख लीजिए क्या है, कार्य अध्ययन की सीमाएं या अलाभ क्या क्या होते हैं उसे भी आपको जानना चाहिए। अब देख लीजिए क्या है, कार्य अध्ययन के कौन कौन से अलाभ होते हैं, डिसएडवांटेज, उसे जटिलता जैसे होती है, सीमित कार्य क्षेत्र होता है, कॉस्ट अधिक होता है। क्योंकि जब आप वर्क स्टडी के प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो ज़रूरी है कि भाई उसमें कॉस्ट ज़्यादा आएगा। और भी कई चीज़ें हैं, मानवीय पहलू पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि जब कई लोग वर्क स्टडी का मुख्य फोकस होता है प्रोडक्शन बढ़ाने में, और इसमें हम जो एम्प्लॉय होते हैं उनका केयर नहीं करते, बस उनको एज अ मशीन के तौर पे वर्क कराते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। और उसके अभी इसके पीछे आप जस्ट देख सकते हैं क्या डिफिनीसन था, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ डिफिनीसन लिखी गई, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि मतलब उत्पादकता वृद्धि में कार्य अध्ययन की क्या भूमिका होती है, यानी जो उत्पादकता वृद्धि होती है उसमें कार्य अध्ययन की क्या भूमिका होती है उसे भी आप देख सकते हैं। जस्ट अब देख लीजिए हमारा तीसरा चैप्टर आ गया कि क्या है भाई कि कार्य विधि अध्ययन, मेथड स्टडी क्या होता है। मेथड स्टडी सबसे पहले आपको टाइप लिखना है और इसके बाद मेथड स्टडी
और को उपयोग लिखना है, क्या क्या होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसके बाद देखिए मशीन चार्ट क्या होता है उसको आपको बताना है, गैन चार्ट क्या होता है उसको आपको बताना है, सीमो चार्ट क्या होता है उसको आपको बताना है। बेसिक चीज़ें हैं, इसमें याद करने में कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, केवल एक बार आपको मन से सोचना है। इसके बाद देखिए क्या है, प्रक्रम चार्ट प्रतीक चिन्ह क्या होता है, प्रोसेस चार्ट सिंबल, ठीक है। इसे आपको देखना है डिफिनीशन क्या होता है, इसका ऑपरेशन कौन कौन से होता है, सिंबल क्या होता है और उसके बारे में थोड़ा लिखना है और प्रत्येक का एग्जांपल देना। जैसे देखिए दूसरा क्या है, इंस्पेक्शन निरीक्षण, उसका सिंबल देख लीजिए, डिफिनीशन देख लीजिए और एग्जांपल आप देख सकते हैं। थर्ड देख सकते हैं आप, ट्रांसपोर्टेशन है परिवहन, सिंबल देख सकते हैं, उसका डिफिनीशन और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल पूछता है, इम्पॉर्टेंट है। अब देख लीजिए क्या है, चौथा है स्टोरेज भंडारण, डिफिनीशन एग्जांपल आपके सामने है। एंड इसके बाद लास्ट है देरी डिले, ये भी आपके पास डिफिनीशन है, एग्जांपल है और जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब हैं। अब आप आगे चलिए, अभी हम लोग आगे चलते हैं तो अभी आपको बताते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप रोक रोक करके वीडियो इसके बाद आप देख सकते हैं। और अब देख लीजिए यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया है संयुक्त प्रतीक चिन्ह क्या होता है, जब दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तब प्रतीक चिन्ह क्या होता है, डाउन टाइम क्या होता है वो भी आप देख सकते हैं। या मोशन स्टडी क्या होता है, अब चौथा चैप्टर मोशन स्टडी क्या होता है उसके बारे में आप लिखना है। मोशन स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मतलब उद्देश्य क्या होता है, गोल क्या होता है, किस लिए मोशन स्टडी का उपयोग किया जाता है, उसके उपयोग करने के पीछे कारण क्या है। सीमो चार्ट क्या होता है ये आपको बताना है, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि कभी कभी आ जाता है, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, माइक्रो मोशन स्टडी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माइक्रो का आपको अर्थ जान लेना है मोशन का, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और बहुत पॉइंट वाइज मैं चीज़ों को लिखा हूँ, मैं कागज़ नहीं भरा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या, एर्गोनॉमिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें पूछा जाता है, एर्गोनॉमिक्स के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। एर्गोनॉमिक्स क्या है, उपयोग कहाँ किया जाता है, और भी कई चीज़ें हैं जो आपको एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड जानना चाहिए। अब देखिए ये सब एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आपको जान लेना चाहिए। अब देख लीजिए पांचवा चैप्टर क्या है, मजदूरी। मजदूरी मतलब क्या है, वेब्स एंड इंसेंटिव और पता नहीं क्या है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन आप चैप्टर 6 पांचवा की कोई मैं लास्ट में बनाया हूँ। मजदूरी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ वेब्स क्या होता है, मजदूरी क्या होती, क्या उसका उद्देश्य होता है। इसके बाद देखिए आदर्श मजदूरी भुगतान प्रणाली क्या होता है, आदर्श मजदूरी भुगतान प्रणाली क्या है, उससे रिलेटेड मैं चीज़ों को तो यहाँ लिखा हूँ, लेकिन आप ये जान लीजिए जैसे कोई वर्कर किसी कंपनी में वर्क कर रहा है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए जिससे उसे लगे कि कंपनी में मैं एक मज़दूर नहीं बल्कि मेरे लिए कंपनी बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है, उसी को कहते हैं। जैसे आप उनसे अच्छे से बातचीत करें, उनका ध्यान रखें, ज़्यादा काम ना कराएं, पेमेंट समय पर दें, और भी कई चीज़ें हैं जो उससे होनी चाहिए। यानी कि आप शब्दों से ही समझ सकते हैं कि आदर्श मजदूरी क्या है। बेसिकली ये जो पूरा सब्जेक्ट है, अगर आप शब्दों को ध्यान से समझें तो आप इस पूरे सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं। अब जस्ट हम देख लीजिए आगे चलते हैं, उसको कैसे प्रेरित किया जा सकता है वो भी है। इंस्पेक्शन क्या होता है, अभी आप देख लीजिए इंस्पेक्शन का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। मतलब पहले आप जान लीजिए प्रलोभन होता क्या है, प्रलोभन होता क्या है, इंस्पेक्शन प्लान। तो सबसे पहले आप इंसेंटिव्स का अर्थ जान लीजिए, कितने प्रकार के होते हैं वो जान लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखे ना, सामान्य के प्रकार के प्रोत्साहन किसी कंपनी में दिए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 7-8 प्रकार के हैं। जैसे आपको क्या दिया जाएगा, मौद्रिक, यानी कि आपको पैसा दे दिया जाएगा। बिना पैसा का सम्मान, जैसे कोई सम्मान प्रमाण पत्र या और कुछ ही पदोन्नति कर दिया जाए। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, जैसे आपको प्रदर्शन रहेगा उसी आधार पर दिया जाएगा। और आगे देख लीजिए क्या है, अभी आपको बता रहे हैं। जैसे अभी देखिए क्या है, ग्रुप आधारित प्रदर्शन, जैसे रुक जाइए कि यहाँ पे देखिए क्या है कि भाई आप जैसे क्या है समूह, जैसे आप जिस ग्रुप में मिलकर काम कर रहे हो, ग्रुप पहले कर दिया तो उसको दे दिया गया। आपके व्यक्तिगत दिया गया, जैसे आप जितना काम करते हैं आपके काम के आधार पर दिया गया। लाभ प्रोत्साहन दिया गया। तो इस टाइप के जो इंसेंटिव होते हैं उन्हीं को ये सब चीज़ें कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, आप प्रत्यक्ष श्रमिकों हेतु प्रोत्साहन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए हमारा 7वां चैप्टर आ जाता है, स्टोर क्या होता है। तो स्टोर 7वां चैप्टर है, इसमें स्टोरेज के बारे में आपको बताना है। तो स्टोर मतलब आप ये समझ लीजिए किचन।
तो क्या है, आपके घर में जो भी खाना बनता है उसके लिए एक स्टोर है ना, कि जहाँ पे सारी सामानों को स्टोर करके रखा जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार की इससे इंडस्ट्री में भी स्टोर का यही उपयोग होता है, जहाँ हर चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जाता है। तो उसे देखिए कुछ यहाँ पे डिफिनीसन है, यहाँ पे थोड़ा कट पिट हुआ है, लेकिन आप, मैं क्या कह रहा हूँ, आप वीडियो को थोड़ा रोक करके देखेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है वो सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। इसके बाद ये सब चीज़ें हैं जो से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिए क्या इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल ये भी क्या होता है। यह भी इन्वेंट्री कंट्रोल भी एक प्रकार का स्टोरेज सिस्टम ही है, जिसमें आप किसी भी चीज़ को पहले से बहुत अधिक मात्रा में स्टोर करके रख लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग आप अच्छे से करते हैं। तो यही सब होता है स्टोरेज। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन्वेंट्री नियंत्रण की तकनीकी, यानी कि इन्वेंट्री के नियंत्रण की कौन सी टेक्निक होती है। इन्वेंट्री के कंट्रोल करने की दो होती है, ABC विश्लेषण जिसे हम ABC एनालिसिस कहते हैं, और दूसरा क्या होती है, मितव्ययी आदेश मात्रा की तकनीक, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक, ये सब होता है। तो वो भी आप देख लीजिए, EOQ क्या होता है वो भी आप देख सकते हैं। बहुत विस्तार में मैं नहीं लिखा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हूँ। इसके बाद देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत नहीं कहूँगा लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट। केंद्रीकृत स्टोर क्या होता है, और जिसे केंद्रीकृत का इतना ही होता है, केंद्रीकृत का डिफिनीशन इतना ही होता है। इसके बाद देख लीजिए केंद्रीकृत स्टोर के लाभ क्या होते हैं। तो टोटल 7 लाभ होते हैं, लेकिन आपको शुरुआत के 2 नहीं लिखना है, तो इसलिए 3 से लेकर के 7 तक आपको लिखना है। ठीक है, वही जैसे यहाँ पे देख लीजिए केंद्रीकृत स्टोर संगठन के लाभ लिखे हैं, लेकिन दोनों गलत है क्योंकि दोनों कठिन था याद करने में, इसलिए उन दोनों को नहीं लिखा हूँ। आप 3, 4, 5, 3 से लेकर 7 तक याद करेंगे तब भी 5 हो जाएगा, आपको हो जाएगा। बी केंद्रीकृत स्टोर क्या होता है उसे लिख लीजिए, एडवांटेज उसका भी देख लीजिए, हो जाएगा आपका काम। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट चैप्टर आ जाता है जो कि बहुत बड़ा है, इसको आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें दुर्घटना के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। दुर्घटना क्या होता है, इंडस्ट्री में सेफ्टी कैसे रखा जाता है, किन किन चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक, अब ये हो गया इंडस्ट्री के बारे में, अब पूरा अच्छे से हो गया। और इसके बाद क्या, अनुरक्षित कार्य प्रैक्टिस जो भी होता है, कह रहा है औद्योगिक, वही कह रहा है कि इंडस्ट्री में दुर्घटना के क्या कारण होते हैं। अब इसके बाद फिर अगली डेफिनेशन क्या है, और औद्योगिक दुर्घटना के परिणाम क्या होते हैं, उसके रिजल्ट क्या होते हैं। और फिर लिखा है कि मतलब इंडस्ट्री जो एक्सीडेंट होता है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो कि भाई हम सेफ्टी अच्छे से करें तो हमारा हर चीज़ों को ध्यान दें और पूरी अच्छे से ट्रेनिंग करें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। किससे, मतलब हम एक्सीडेंट होने से रोक सकते हैं। और जब आप इन्हीं चीज़ों पे नहीं क्या करते हो तो इन्हीं चीज़ों का एक्सीडेंट होता है। तो एक ही चीज़ को आप लिख सकते, एक चीज़ को आप याद कर लीजिए और उसे 2 तरह से याद कर लीजिए, तो 2-3 तरीके की चीज़ों का आप लिख सकते हो। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, ये सब्जेक्ट ऐसे, इसमें आपको मन से पढ़ना पड़ेगा, आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं।